देखिए, मैं नायब तहसीलदार के पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं सहायक प्राध्यापक भी रहा हूँ। जब आप 1993 में बतौर नायब तहसीलदार के रूप में आपने ज्वाइनिंग की, क्या उस समय आपने सोचा था कि कभी मैं आईएएस ऑफिसर तक का भी सफर तय करूंगा? एक तो सबसे पहले हमारे कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा जो नायब तहसीलदार तहसीलदार का एक कैडर जो है, उसमें सबसे ज़्यादा खुशी की लहर है और आशा की एक उम्मीद जगी है कि नायब तहसीलदार ये एक अच्छा काम करेगा, तो वो आगे भारतीय प्रशासनिक सेवा तक जा सकता है। अभी आप बस्तर के नारायणपुर जिले में पदस्थ हैं अपर कलेक्टर के रूप में। अगर आपको बस्तर संभाग के ही किसी जिले में, नक्सल प्रभावित जिले में अगर बतौर कलेक्टर के रूप में जिम्मेदारी मिलती है, तो आप जो वहां पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में किस प्रकार से विकास व सुरक्षा के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करने की कोशिश करेंगे? जैसे ही कल मुझे बिलासपुर के कलेक्टर साहब ने मुझे फोन कर बधाई दिया, उसके पहले मुझे जानकारी नहीं था। मैं अपने कार्य में ही बिजी था, कलेक्टर महोदय के साथ मैं किसी फाइल में डिस्कशन कर रहा था और उसी समय मुझे सूचना प्राप्त हुई, तो मुझे बहुत खुशी हुई। कलेक्टर महोदय को भी मैंने इस बारे में जानकारी दिया, वो भी बहुत खुश हुई। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर बस्तर वार्ता देखना शुरू कर चुके हैं। भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने कल कल जैसे ही छत्तीसगढ़ के 7 राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को आईएएस अवार्ड देने के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया, वैसे ही एक छत्तीसगढ़ के 7 आईएएस ऑफिसरों में एक आईएएस ऑफिसर की चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में होने लगी। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहले नायब तहसीलदार हैं जिन्हें आईएएस अवार्ड मिला है। हालांकि इससे पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में भिलाई के ही रहने वाले एक नायब तहसीलदार को यह अवार्ड मिल चुका है, मगर छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहले नायब तहसीलदार है जिन्हें देश के सबसे सर्वोच्च सेवा में जाने का अवसर मिला है। ये वर्तमान में नारायणपुर जिले में अपर कलेक्टर के रूप में पदस्थ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे ही सीधे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपको आईएएस अवार्ड मिलने पर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सर, 1993 में आप बतौर आप नायब तहसीलदार अपने करियर की शुरुआत की थी। क्या उस समय आपने सोचा था कि कभी आईएएस अवार्ड भी मिलेगा? देखिए, मैं नायब तहसीलदार के पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं सहायक प्राध्यापक भी रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज सहसपुर लोहारा में मैं सहायक प्राध्यापक रहा। बतौर सहायक प्राध्यापक मैंने शासकीय सेवा ज्वाइन किया था और उसी के साथ साथ मुझे प्रशासनिक पद में भी ऐसा लगा कि इस प्रशासनिक सेवा में भी जाने के लिए मैंने मध्य प्रदेश पीएससी में परीक्षा दिलाया मैंने और 1993 में मैं नायब तहसीलदार ज्वाइन किया। नायब तहसीलदार के पद पर रहते हुए मैं तहसीलदार में पदोन्नत हुआ और 2010 में मैं डिप्टी कलेक्टर बन गया था। सर, सहायक प्राध्यापक की नौकरी छोड़ने का क्या कुछ कारण रहा था, या शुरू से ही आप प्रशासन में जाना चाहते थे? क्योंकि सहायक प्राध्यापक भी काफी अच्छा पद है और नायब तहसीलदार से ऊपर ही ये पद है। कैसे देखते हैं इसको, क्या जानते हैं? मैंने ये देखा कि सहायक प्राध्यापक में हमारा एक सीमित क्षेत्र होता था और हम केवल महाविद्यालयीन गतिविधि तक ही सम्मिलित रहते थे, परंतु नायब तहसीलदार या प्रशासनिक जॉब में जाने का मेरे इसलिए इच्छा हुआ कि हम एक व्यापक क्षेत्र में और सबके लिए हम काम कर सकें और जो भी समस्याएं लेकर आते हैं उसका हम निराकरण कर सकें। ये इसी उद्देश्य को लेकर के, सेवा भावना के उद्देश्य को लेकर के मैंने प्रशासनिक सेवा में ज्वाइन किया। 7 आईएएस अफसरों में सबसे ज्यादा चर्चा वीरेंद्र बहादुर पंजभाई की होने लगी है कि पहले वो, आप छत्तीसगढ़ के इतिहास के पहले नायब तहसीलदार है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। आपके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में हम जानना चाहेंगे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मैं राजनांदगांव जिले के बिचारपुर नवा गांव का मेरा जन्म हुआ था और ग्रामीण परिवेश में मैंने प्राथमिक शिक्षा जो है वो उत्तीर्ण किया। मेरे पिताजी फार्मर थे और साथ ही जब प्रारंभिक शिक्षा के बाद जब गांव में और आगे पढ़ने की थी तो राजनांदगांव में उच्च शिक्षा मैंने ग्रहण किया। मेरे पिताजी, मेरे परिवार वाले यही सोचे कि आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना है तो शहर में रहकर पढ़ाई करेंगे और उसके पश्चात जो है वो क्रमशः मैं मेरा जैसे ही मैं पीजी निकला और मेरा सहायक प्राध्यापक में हो गया था। ये सहायक प्राध्यापक का भी पीएससी दिलाया, साथ-साथ जो है मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सेवा के लिए भी मैंने पीएससी दिया और मेरे परिवार वाले, मेरे माँ-बाप, भाई-बंधु सभी लोगों ने इसमें बहुत सहयोग किया और आपको जैसे मालूम होना होता है कि जैसे हम कोई किसी पद में नियुक्ति हो जाती है और उस पद को जो मेंटेन रखने के लिए परिवार वालों का एक हाथ रहता है और विवाह उपरांत जो है मेरी धर्म पत्नी जो है उसका भी बहुत अहम योगदान और भूमिका रही है, जो कि मुझे कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे और अच्छे कार्यों के कारण ही
आज मुझे ये सफलता प्राप्त हुई है। सर, कल जैसे ही आपको जब आईएएस अवार्ड की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद परिवार में आपके जो सबऑर्डिनेट है, आप नारायणपुर जिले में आप पदस्थ हैं, कलेक्टर मैडम को क्या कुछ कहना था? एक तो सबसे पहले हमारे कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा जो नायब तहसीलदार तहसीलदार के कैडर जो है, उसमें सबसे ज्यादा खुशी की लहर है और आशा की एक उम्मीद जगी है कि नायब तहसीलदार भी एक अच्छा काम करेगा तो वो आगे मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा तक जा सकता है। कैसा लग रहा है सर, अब आप आईएएस कैडर में आप शामिल हो चुके हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? जैसे ही कल मुझे बिलासपुर के कलेक्टर सर ने मुझे फोन कर बधाई दिया, उसके पहले मुझे जानकारी नहीं था। मैं अपने कार्य में ही बिजी था, कलेक्टर महोदय के साथ मैं किसी फाइल में डिस्कशन कर रहा था और उसी समय मुझे सूचना प्राप्त हुई, तो मुझे बहुत खुशी हुई। कलेक्टर महोदय को भी मैंने इस बारे में जानकारी दिया, वो भी बहुत खुश हुई और पूरे नारायणपुर में भी और जो भी जिनके साथ मैंने कार्य किया है सभी में एक बड़ा ही खुशी का माहौल मैंने देखा है। सर, आप कौन से विषय में जो है सहायक प्राध्यापक के रूप में चयनित हुए थे, और जब आप 1993 में बतौर नायब तहसीलदार के रूप में आपने ज्वाइनिंग की, क्या उस समय आपने सोचा था कि कभी मैं आईएएस ऑफिसर तक का भी सफर तय करूंगा? मैं सहायक प्राध्यापक में इकोनॉमिक्स के मैं सहायक प्राध्यापक था और जैसे ही मेरे नायब तहसीलदार में हुआ, उस समय कवर्धा में हमारे प्रिंसिपल जेएस मेहता थे। तो जेएस मेहता साहब ने बताया कि भई आप सहायक प्राध्यापक में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे स्तर तक यानी प्राचार्य ही बन पाओगे और यदि मान लो आप नायब तहसीलदार भी ज्वाइन करते हैं और अच्छा अपना कार्य रहेगा, उत्कृष्ट कार्य रहेगा तो आगे भी बढ़ सकते हो। और जीएस मेहता प्राचार्य भी वो प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, जिन्होंने मुझे मार्ग प्रशस्त किया और फिर मैं नायब तहसीलदार में ज्वाइन कर लिया। अभी आप आईएएस अवार्ड हो चुके हैं, भविष्य में जैसे आपको कलेक्टर की जिम्मेदारी मिलती है, तो किस प्रकार की चुनौती देखते हैं, क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं रहेगी आपकी? देखिए कि हम लोग अब 2019 में मैं अपर कलेक्टर बन गया था, तो हम लोग कलेक्टर के साथ-साथ ही रह करके काम कर रहे हैं जिले में। तो किस प्रकार की छत्तीसगढ़ में समस्याएँ आती है, उससे हम वाकिफ़ हैं और हमारा जो है उद्देश्य मोटो रहेगा कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का हम अंतिम छोर के व्यक्ति तक, हितग्राही तक हम कैसे पहुँचा पाएँ और कोई विसंगति है तो उसको हम कैसे दूर करें और किस प्रकार से उसको अधिक से अधिक जो है वो योजनाओं का लाभ हम दिला सकें, इस सेवा भावना के साथ हम काम करना चाहेंगे। अभी आप बस्तर के नारायणपुर जिले में पदस्थ हैं, अपर कलेक्टर के रूप में। अगर आपको बस्तर संभाग के ही किसी जिले में, नक्सल प्रभावित जिले में अगर बतौर कलेक्टर के रूप में जिम्मेदारी मिलती है, तो आप जो वहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में किस प्रकार से विकास व सुरक्षा के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करने की कोशिश करेंगे? यदि मुझे फिर से एक नई ज़िम्मेदारी के रूप में बस्तर दिया जाता है, तो यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। 2013-14 में मैं बतौर एसडीएम के रूप में मैं बीजापुर में भी रह चुका हूँ। तो बीजापुर, नारायणपुर और जगदलपुर के भौगोलिक क्षेत्रों का और यहाँ के वातावरण, यहाँ की आवश्यकताओं की मुझे बहुत हद तक जानकारी है और जो इनकी लोगों की समस्याएँ हैं, माँग है, उसके अनुरूप हम कार्य करेंगे। पहले तो संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण जो है थोड़ा-सा विकास की जो है वो गति जो है वो धीमी थी। और जब मैं अभी 2024 मार्च 2024 में मैं जॉइन किया था और हम अंदरूनी क्षेत्र में शासन की योजनाएँ कहाँ तक पहुँच पा रही है, इसका हम स्वयं जाकर के मॉनिटरिंग नहीं कर पाते थे। पर आज जो है वो समय बदल चुका है और हम लोग अब अंदर तक जा पा रहे हैं, लोगों की आवश्यकताओं को समझ रहे हैं, उनकी ज़रूरतें क्या है और ज़रूरतों के अनुरूप हम जो है वो विकास की जो कार्यक्रम है, गतिविधियाँ हैं, उसको हम आगे लेना चाहेंगे। आप रायपुर में भी अपर कलेक्टर रहे हैं। अभी पिछले काफ़ी सालों से आप नारायणपुर जिले में अपर कलेक्टर की ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में अपर कलेक्टर के रूप में क्या कुछ चुनौतियाँ थी, और नारायणपुर जैसे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में किस प्रकार की चुनौतियाँ रही है? नियत मिलाना के माध्यम से यहाँ पे लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, और लगातार जो है बूझमाड़ को बूझने की भी कवायद तेज हो गई है लगातार। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या कुछ अनुभव रहा है आपका? लगभग 2.5 साल में अपर कलेक्टर और एडीएम के रूप में रायपुर जिले में मुझे कार्य करने का जो अवसर मिला, वहाँ की एक अलग चुनौतियाँ होती थी। एडीएम के रूप में हमें कानून व्यवस्था की स्थिति देखनी पड़ती थी। कैपिटल है तो सभी प्रकार के वहाँ पे हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, जुलूस ये सारे हमको करना पड़ता था। वहाँ पे एक प्रोटोकॉल ज़्यादा रहता था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होता था।
और उसमें हमको कानून व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएँ जो करनी रहती थी। शहर की एक अलग माँग है और शहर की आवश्यकताओं के अनुरूप हम वहाँ पे कार्य करते थे। और जब मैं यहाँ पे नारायणपुर में आया हूँ, तो नारायणपुर में हमको ज़मीनी स्तर से का पता लगा करके यहाँ की आवश्यकताओं को हमने ऑब्ज़र्व किया है और उसी के अनुरूप जो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। सर, आज काफ़ी सारे लोग जो है आपको देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप जब उस समय तैयारी किया करते थे, 2 महत्वपूर्ण एग्ज़ाम आपने क्रैक किया है, सहायक प्राध्यापक और नायब तहसीलदार। आप उस समय किस प्रकार की तैयारियाँ करते थे? किस प्रकार की चुनौतियाँ रहती थी उस समय? देखिए कि उस समय हमको परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं मिलता था। मैनुअली हमको करना पड़ता था। हम लोग इंदौर से, भोपाल से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनसे हम लोग परचेज़ करके लाते थे और बहुत सारी पुस्तक इकट्ठा करके हम अपना स्वयं का नोट्स बनाते थे और स्वयं का नोट्स बना करके उसमें तैयारी करते थे। कई बार तो ऐसा भी होता था कि रात में लाइट गोल हो जाती थी, तो हम दिन में ही तैयारी पूरी करते थे और रात में उसका हम मनन अध्ययन करते हैं। मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि यदि मान लो उनको आगे जाने का उत्साह है, हौसला है, तो कोई भी मुमकिन नहीं है और वो आगे भी अच्छे पद पर वो है सुशोभित हो सकते हैं। सर, आप जैसे कि बता रहे थे आपके पिता किसान हैं, उसके बावजूद आप इतने बड़े प्रशासनिक पद तक पहुँचे हैं। क्या जो गरीब तबके के लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, वो भी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँच सकते हैं? बिल्कुल ये तो एक जज़्बा होनी चाहिए कि उनको क्या करना है और किसान होना या गरीब होना ये कोई बात नहीं है। आगे बढ़ने के लिए बहुत संभावनाएँ हैं। अंत में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप सब जो युवा हैं उनको? मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि वो एक अपना लक्ष्य साध कर चले और जहाँ उनको जाना है अवश्य ही उसको मंज़िल मिलेगी। सर, क्या आप अपने परिवार के पहले ऐसे सदस्य हैं जो प्रशासनिक सेवा में गए हैं या इससे पहले भी कोई गया है? प्रशासनिक सेवा में मेरे बड़े पिताजी वगैरह भी थे। वो मतलब एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर में रिटायर हुए हैं। मेरे चाचा जो है वो फॉरेस्ट में एसडीओ वगैरह रहे हैं। मेरी चाची भी जबलपुर नगर निगम की कमिश्नर रही है, वो भी डिप्टी कलेक्टर, अपर कलेक्टर वगैरह रही हैं और ये पारिवारिक पृष्ठभूमि भी मेरी रही है। और उनसे भी मैं समय-समय पर जब हम लोग पढ़ाई करते थे, तो जो उनकी जानकारियाँ उनसे मिलती थी, तो उससे भी हमको प्रेरणा मिलती थी। पर सबसे ज़्यादा जो है वो अपने माता-पिता से ही प्रेरणा प्राप्त हुई है कि हम जो है वो कोई भी काम यदि लक्ष्य साध कर करें और एक सोच लें कि हमको किसके लिए काम करना है। हम यदि सोचते हैं कि हमको मतलब उन लोगों के लिए काम करना है जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। सर, अब आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, तो आपकी क्या कुछ प्राथमिकताएँ रहेगी अब आपकी? देखिए कि सबसे तो ये रहता है कि शासन की जो योजनाएँ हैं, उनकी योजनाओं का हम अच्छे से क्रियान्वयन कर सकें और जो हितग्राही हैं, उनको हम चिन्हांकन कर सकें, उनकी आवश्यकताओं को समझ करके शासन की योजनाओं का हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ दिला सकें। सर, काफ़ी सारे एस्पिरेंट का जो है, जो स्टेट पीएससी की तैयारी करते हैं, उनका जो ड्रीम पोस्ट होता है, वो डिप्टी कलेक्टर का पद होता है सर। आप जो है अभी सीनियर अपर कलेक्टर के पद में थे और अभी आईएएस अवार्ड हुए हैं। सर, क्या कुछ अंतर होता है जब आप राज्य प्रशासनिक सेवा में थे और अब भारतीय प्रशासनिक सेवा में पहुँच गए हैं? क्या कुछ अंतर होता है? क्या कुछ रहता है? इसके बारे में थोड़ा बताएँगे सर। देखिए कि हम लोग स्टेट कैडर में जो काम करते हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा-सा क्षेत्र सीमित होता है और हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों के अधीनस्थ रह कर के उनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। परंतु भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने के बाद हमको कार्य करने के लिए यदि अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो हम निष्पक्ष और स्वतंत्र हो कर के पूरे मनोयोग से जैसा हम चाहते हैं, जैसे लोगों की आवश्यकताएँ हैं, हम वहाँ तक करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। सर, काफ़ी सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि अगर कोई डिप्टी कलेक्टर के पद में चयनित होता है, तो कितने साल में वो आईएएस अवार्ड होता है? ये आपको भी काफ़ी लंबा अनुभव है, तो आपको क्या लगता है कितने साल में आईएएस अवार्ड हो सकते हैं, कोई भी डिप्टी कलेक्टर छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में हम जो टेंडेंसी देख रहे हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक जो कैडर है, एक तो सीधी भर्ती से आते हैं
और दूसरे वो जो डिप्टी कलेक्टर से जो गए रहते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं, तो उसी में ही उनका पदों की रिक्ति का आकलन करके डिप्टी कलेक्टर जा सकते हैं। जैसे मान लो कोई डिप्टी कलेक्टर से आईएएस बना हुआ है और वो सेवानिवृत्त हो जाता है, तो वो डिप्टी कलेक्टर के लिए एक पद रिक्त हो जाता है। सर इतने साल के कार्यकाल में आपका कोई ऐसा क्षण जब आपने किसी की मदद की हो तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिला हो? अभी आप 2 साल से नारायणपुर में पदस्थ हैं या शहरी क्षेत्रों में भी काफी काम किया है, ऐसा कोई काम आपने किया होगा किसी जनता के लिए जिससे आपको काफी सेटिस्फाइंग मिलता होगा? देखिए कि मैं नायब तहसीलदार में ज्वाइन किया और हम राजस्व का शिविर लगाते थे, गांव-गांव में जाते थे और उनकी छोटी-छोटी ज़रूरतें रहती थी, नामांतरण हो जाए, उनका बँटवारा हो जाए, सीमांकन हो जाए, उनको ऋण पुस्तिका उपलब्ध हो जाए। तो ये हम जो किसानों से संपर्क करके ये सब तुरंत मुहैया करा देते थे और इसके छोड़ करके भी हम सामाजिक कार्यों में देखते थे। जब मैं एसडीएम कटघोरा में था और वहाँ पे भी मतलब हम लोग पीवीटीजीज़ जो है वहाँ पे, पहाड़ी कोरवा वगैरह है, वहाँ से हम उनको जा कर के संपर्क किए। तो बहुत सारी मूलभूत की आवश्यकताएँ हैं जो उनके पास उपलब्ध नहीं थी। तो मुझे याद है कि दयानंद सर उस समय कलेक्टर कोरबा हुआ करते थे। तो मैंने उनको बताया था कि सर उनको नितांत कुछ आवश्यकताएँ हैं और मैंने बताया था कि उनके लिए खाने-पीने का सामान तो मिल जाता है, पर उनको मतलब रेडियो भी वहाँ पे सुनना पड़ता है और ठंड के दिन में उनको कंबल-वंबल की भी आवश्यकता है। तो मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था दयानंद सर ने और बोले कि जब भी दौरा में जाते हैं और यदि मान लो ठंड का दिन है, तो मुझको वो मतलब 100 कंबल तो उपलब्ध करा दिए थे और बीच में जब भी खत्म हो जाएगा तो आप दे देना करके। तो हम लोग जा कर के उनको कंबल उपलब्ध कराते थे। उनके मनोरंजन के लिए वहाँ नेट-वेट तो चलता नहीं था लेकिन रेडियो चल जाता था। तो रेडियो वगैरह भी मुझे दे दिए थे, तो हम लोग वहाँ जाते थे और वो जब सुनते थे और अच्छे से रहते थे तो मुझे बहुत खुशी होती थी। ओके सर, थैंक यू। तो ये थे वीरेंद्र बहादुर पंचभाई सर जो कल जो है आईएएस अवार्ड हुए हैं। छत्तीसगढ़ के पहले नायब तहसीलदार हैं जिन्हें आईएएस अवार्ड का गौरव प्राप्त हुआ है। इनसे हमने बातचीत की। आपको हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।